का दूसरा पार्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, अब हम यहाँ से आप देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी का चित्र है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल से, आकाशगंगा से इस तरह से दिखाई देती है। जब हम स्पेस में जाते हैं तब हमें इस तरह से पृथ्वी दिखाई देती है। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अर्थात पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति यह सौर मंडल के साथ हुई है। हमारे सौर मंडल में जो है सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, गुरु, शुक्र, इस तरह के नेपच्यून, शनि, जो अलग अलग तरह के ग्रह हैं, ये सभी सौर मंडल में पाए जाते हैं। तो उन्हीं सौर मंडल के साथ ही हमारी पृथ्वी का भी जन्म हुआ है। आरंभ में पृथ्वी अत्यधिक गर्म तथा वायु रूप गोले के रूप में थी। जब शुरू में पृथ्वी जो थी वो बहुत ही गर्म थी और वह गैसीय रूप में थी, अर्थात एक हवा के रूप में थी और गर्म हवा के रूप में और गोले के रूप में। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते ठंडी हो गई, अर्थात पृथ्वी अपनी जगह पर ही चक्कर गोल गोल लगाती रहती है भंवरे की तरह, जिसके कारण वह घूमते घूमते वहाँ पर ठंडी हो गई। परंतु पृथ्वी की ठंडी होने की प्रक्रिया भूपृष्ठ से शुरू हुई। भूपृष्ठ अर्थात जहाँ पर हम रहते हैं, जमीन पर। ठीक है, तो पृथ्वी सबसे पहले कहाँ पे ठंडी हुई है? भूपृष्ठ से ठंडी हुई है। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। मनुष्य हमेशा से यह जानना चाहता है कि पृथ्वी के अंदर का भाग किस तरह का होगा और पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में यह कैसी है, यह देखना प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अभी तक संभव नहीं हुआ है। अर्थात किसी ने भी पृथ्वी के एकदम अंदर जाकर इसे सामने से नहीं देखा है। इसके लिए ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थों एवं भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया है। अर्थात ज्वालामुखी जब फूटता है उससे निकलने वाली जो लावा होती है, जो अलग तरह की गैसें होती हैं, और जब भूकंप आता है तो भूकंप से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं भूकंप के आने से, इसका अध्ययन करके अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की संरचना कैसी होगी। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा और गैस होती है। जो लावा ठंडा होने पर उसका आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। साथ ही तापमान, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने का प्रयास हुआ है कि जो अलग अलग तरह से तापमान बदलता है, घनत्व और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल की जो क्षमता है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें पता चला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा भी तप्त होता है, अर्थात गर्म होता है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग तप्त एवं प्रवाहित तरल अवस्था में होगा, अर्थात कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग होगा वो एकदम गर्म और तरल अर्थात बहती हुई अवस्था में होगा। यहाँ पर आप लोगों को ज्वालामुखी का एक चित्र आपको दिख रहा है। देखिए, ज्वालामुखी जो है पहाड़ से फूटा है और यहाँ पर काले रंग का धुआं अर्थात अलग गैसें निकल रही हैं और अति तप्त गर्म लावा बहता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यह बहुत ही गर्म होता है और इसमें जो अलग अलग तरह की धातुएं भी मिली होती हैं जो बहते हुए लावा की तरह बाहर निकलती हैं, और यह लावा जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानों में इसका रूपांतरण होता है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश होता है। कि जब हम पृथ्वी की सतह अर्थात जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो उसमें क्या अंतर पड़ती है? मुख्यतः रूप से तापमान, मतलब कि वहाँ पर कितनी अधिक गर्मी है या कितनी अधिक ठंडी है, और घनत्व अर्थात वो ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है। इन दो कारकों का समावेश होता है और इसके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भागों का हम वर्गीकरण निम्नानुसार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपको तख्ता दिया गया है, उसमें आपको दिया है पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। अब पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, अंदर की जो भाग है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपटल, दूसरा है मेंटल और तीसरा है
क्रोड। भूपटल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है महाद्वीपीय भूपटल, दूसरा है सागरीय भूपटल। और मेंटल भी दो भागों में बटे हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। अब हम देखेंगे कि भूपटल किसे कहते हैं। भूपटल अर्थात जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो है वह ठोस है, जहाँ पर हम रहते हैं ये ठोस अवस्था में है, जिसे हम भूपटल नाम से जाना जाता है। इसकी मोटाई सभी जगह एक जैसी नहीं है। औसत रूप से इसकी मोटाई जो है वो 30 से 35 किलोमीटर मानी गई है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच है, अर्थात जमीन जिस पर हम रहते हैं वहां से इसकी मोटाई जो है वो 16, जब आप नीचे तक खोदते जाएंगे जमीन को तो 16 से 45 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो भूपटल कहलाएगी। परंतु पर्वत श्रेणी अर्थात पहाड़ों से इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। और सागर अर्थात समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो उसकी मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम होती है। अब यहाँ पर आपको फिर से एक दूसरी आकृति दी गई है, जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक अर्थात पृथ्वी के अंदर के भाग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला भाग है वो आप देख रहे हैं नीले रंग का है और हरे रंग का। यह भूपटल है अर्थात जमीन है, जहाँ पर पानी और जमीन और पहाड़ सब पाए जाते हैं। उसके बाद जो है 45 किलोमीटर के बाद जब हम जाएंगे तो जो पीले रंग का जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसे हम मेंटल कहते हैं। और मेंटल के बाद का जो भाग है ऑरेंज कलर का वो है बाहरी क्रोड, और सबसे अंदर का जो भाग है वो है आंतरिक क्रोड। इस तरह से पृथ्वी को इन भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। अर्थात आप जैसे जैसे पृथ्वी से जमीन से नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है, अर्थात गर्मी बढ़ती जाएगी। आगे मेंटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है, और जब आप मेंटल में पहुंच जाते हैं तो वहां पर तापमान जो है वो कम होने लगता है, और जैसे ही आप क्रोड में जाएंगे वैसे फिर से तापमान बढ़ने लगता है। और मेंटल और क्रोड की जो तुलना है उसको करें तो भूपटल की जो मोटाई है वो कम मोटाई की परत है। इसके भी दो भाग किए जाते हैं। यहाँ पर फिर से आपको एक आकृति दी गई है। इस आकृति के द्वारा भी आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं नीले रंग और हरे रंग में पहाड़ वगैरह बने हुए, ये है स्थल मंडल अर्थात भूपटल, जो लगभग 30 किलोमीटर तक होता है जिस पर हम रहते हैं। और उसके बाद भूपटल के बाद पीले रंग की जो जगह होती है, यहाँ पर आपको उसकी चौड़ाई दिखा रहे हैं कि कितनी चौड़ी होगी। तो जो मेंटल है वो लगभग स्थल मंडल और भूपटल दिख रहा है आपको मेंटल कितना चौड़ा है। और उसके बाद है बाहरी क्रोड जो द्रव अवस्था में होता है, मतलब पिघली हुई अवस्था में होती है। मेंटल जो है वो ठोस अवस्था में होता है, जो हमारी जमीन के जस्ट नीचे 30 किलोमीटर के बाद जब आएगा। और मेंटल के बाद जब हम और नीचे जाएंगे जो बाहरी क्रोड होगा वो द्रव अवस्था में होगा, और एकदम अंदर जब हम जाते हैं तो आंतरिक क्रोड वह ठोस अवस्था में होता है। महाद्वीपीय मुख्यतः अब हम जानेंगे कि महाद्वीपीय भूपटल क्या होता है, अर्थात जमीन जिस पर हम रहते हैं। महाद्वीपीय मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बने होते हैं। महाद्वीप किससे बने हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दो तत्वों से बने हैं। इनकी प्रचुरता के कारण इस परत को पहले हम सियाल कहा जाता था। और महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है, और इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं। यह भूपटल की अब हम देखेंगे महासागरीय भूपटल। महासागर अर्थात सागर, समुद्र, इनके नीचे की एकदम नीचे जब जाएंगे समुद्र के तो उसके नीचे की जो जमीन है उसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 7 से 10 किलोमीटर के बीच में होती है। और यह जो परत है, यह जो जमीन है, ये मैग्नीशियम से बनी है, और इसे पहले सीमा के नाम से जाना जाता था। और इसमें मुख्य रूप से बेसाल्ट और श्याष्म की चट्टानें पाई जाती हैं। अर्थात महासागर के नीचे एकदम जब आप जाएंगे तो वहां की जो जमीन है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।
आपको हमेशा ये याद रखना है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके जो अलग अलग परत हैं, चाहे वो भूपटल हो, मेंटल हो या फिर क्रोड हो, उसमें ये जो अलग अलग तरह के जो तत्व पाए जाते हैं उसमें भी वृद्धि होती जाती है। जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कम मात्रा में होते हैं भूपटल पे, और जब हम भूपटल से नीचे जाते हैं तो इनकी मात्रा सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, और जब हम एकदम नीचे जाते हैं क्रोड में तब निकल और फेरस एकदम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपको यह याद रखना है कि महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल के बीच असांतत्य की खोज कॉनरेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ शब्द है असांतत्य। असांतत्य का अर्थ होता है विविधता, कि हमारा जो महासागर है और जो महाद्वीप है इसके बीच में जो है विविधता, इनका जो रूप रंग है वह विविध है, विविध अलग अलग प्रकार का है। असांतत्य अर्थात विविधता। इसकी खोज किसने की थी? कॉनरेड वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे हम कॉनरेड असांतत्य भी कहते हैं। और भूपटल और मेंटल अर्थात भूपटल के नीचे का जो भाग मेंटल है इसके बीच में भी असांतत्य है अर्थात विविधता है इनके रूप रंग में भी। इसकी खोज किसने की थी? मोहोरोविकिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम मोहो असांतत्य कहते हैं। मेंटल और क्रोड के बीच भी असांतत्य है। इसकी खोज किसने की थी? गुटनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे गुटनबर्ग असांतत्य कहा जाता है। अब हम जानेंगे मेंटल, जिसका दूसरा नाम प्रावार भी है। भूपटल के नीचे मेंटल की परत पाई जाती है। मेंटल के दो भाग हो सकते हैं, एक ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल अधिक प्रवाही है। इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं, अर्थात लावा जो पिघला हुआ अति तप्त लौह लावा निकलता है वो मेंटल में ही होता है, ऊपरी भाग में। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, और पृथ्वी की सतह से लगभग 42 किलोमीटर जब हम जाएंगे तब मेंटल परत की शुरुआत होती है। मेंटल में पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचल से पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी प्रक्रिया होती है। और यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो गर्मी बहुत ज़्यादा, तापमान अधिक होता है मेंटल में। अब हम जानेंगे क्रोड और गर्भ के बारे में, जो तीसरा भाग है। पृथ्वी की सतह से जब हम 29 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तब हमें क्रोड का भाग मिलेगा, और मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है। इसकी मोटाई कितनी है? 3470 किलोमीटर। और इस परत का विभाजन भी दो भागों में किया गया, एक है बाहरी क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड पृथ्वी की सतह से करीब 29 किलोमीटर से लेकर करीब 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। भूकंप की गौड़ तरंगे क्रोड क्षेत्र से नहीं गुजर पाती, मतलब ये जो इनका क्रोड क्षेत्र है वहां से भूकंप की तरंगे नहीं गुजर पाती, उनका अवशोषण हो जाता है, अर्थात उनको वहां पर सोख लिया जाता है। इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया होगा कि ये जो क्रोड की परत है यह बहुत ही गर्म और पिघली हुई अवस्था में होगा। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे इस क्षेत्र से अगर गुजर भी जाएं तो भी उनकी गति धीमी हो जाती है। हमने यह पढ़ा है कि बाहरी क्रोड तरल पदार्थों से बना हुआ है, तरल अर्थात पानी जैसा। इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है। इस द्रव स्वरूप के बाहरी क्रोड में ऊर्ध्वगामी प्रभावों की उत्पत्ति होती है, और इस भाग की यह एक और विशेषता है, और पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण इन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है। जिस तरह से समुद्र में आपने देखा होगा कि भंवर अर्थात चक्र जैसा निर्माण होता है, ठीक है, उसी तरह से पृथ्वी के ये जो बाहरी क्रोड का जो भाग है वो भी पिघली हुई अवस्था में है, और पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पे घूमती रहती है, तो वहां पर जो है भंवर की निर्माण हो जाती है। और इन तरल लौह में निर्माण होने वाली इन घुमावदार भवनों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है। वो पहले से बहुत गर्म होता है, वो जो तरल पदार्थ होता है, ऊपर से पृथ्वी घूमती है तो उसमें भंवरों का भी निर्माण होता है, और इस गर्मी और इस भंवर के कारण एक तरह की विद्युत प्रवाह की निर्मित होती है,
और इससे चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? भूजनित्र कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह से के बाहर काफी दूर तक भी काम करता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी की सतह से भी लेके पृथ्वी के बाहर भी काम करता है। इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के अगल बगल एक आवरण तैयार हो जाता है, अर्थात एक रेनकोट जैसा आवरण तैयार हो जाता है। और पृथ्वी के वातावरण की सौर पवनों से रक्षा होती है। और पृथ्वी पर निर्मित इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक आवरण कहा जाता है और यह पृथ्वी का 5वां और महत्वपूर्ण आवरण है। अब जानेंगे हम आंतरिक क्रोड के बारे में। यह परत पृथ्वी की सतह से करीबन 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और यह ठोस अवस्था में है। इस परत में मुख्यतः एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम निफे भी कहते हैं। इस भाग में यह पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में है और इसलिए आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यहाँ का तापमान सामान्यतः सूर्य के पृष्ठीय तापमान जितना होता है, अर्थात आंतरिक क्रोड का तापमान सूर्य जितना गर्म है लगभग उतना गर्म होता है। और ये सबसे अंतिम भाग है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पृथ्वी जो है वो एक चुंबक के रूप में काम करती है। तो पृथ्वी पर चुंबक आवरण कैसे बनता है ये तो आपने जान लिया, क्योंकि पृथ्वी का जो क्रोड का भाग है पहला वो तरल अवस्था में है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसके कारण भंवरों का निर्माण होता है। पानी में भी आपने भंवर देखे होंगे, उसी तरह के भंवरों का निर्माण होता है और भंवरों के निर्माण के कारण वहाँ पर विद्युत प्रवाह की निर्मित होती है और चुंबकावरण भी तैयार होता है और जिससे इसका और यह बहुत दूर तक पृथ्वी के भूपटल पर भी यह कार्य करता है, जिसके कारण सौर पवनों से पृथ्वी की रक्षा होती है। चलिए अब हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आपको उत्तर लिखना है कि महाद्वीपों का निर्माण किस परत से हुआ है। दूसरा है पृथ्वी के किस भाग में लावा रस तैयार होता है। तीसरा है पृथ्वी के क्रोड कौन से 2 भाग हैं और समुद्र तल का निर्माण किस परत से हुआ है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।